हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024, जैसा कि आप सभी को बताइए, असिस्टेंट ऑपरेटर का आपका पेपर चल रहा है। आज 3 फरवरी 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम आपको जितने भी पेपर हुए सभी का एनालिसिस दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, सारी वीडियोस व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही गाइस, आपका भी आगे आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे अलग और एग्जैक्ट एक्यूरेट एनालिसिस दे पाए। क्लियर है? इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके करंट अफेयर और जीएस से। हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का आपका निकल कर आ रहा है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए गाइस, हमें सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं पूरे के पूरे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहां पर हम कवर करवाने वाले हैं। नंद वंश की स्थापना जो की थी, यह किसने की थी? इस तरह से या कुछ इस तरह से भी ये हो सकता है, दोनों एक ही है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो संस्थापक थे ये महापद्मानंद थे, और जो एक निम्न जाति की महिला का पुत्र था। और अंतिम जो नंद राजा था, इनका नाम है घनानंद। आई थिंक इनको तो आप सभी जानते ही हैं। नंद वंश ने 343 से 321 ईसा पूर्व के बीच उत्तरी भारत के मगध पर शासन किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहाँ पर शासन किया था। प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्थित थी और करों को महत्व दिया जाता था। यहाँ पर व्यवस्थित रूप से एकत्र यहाँ पर कर जो है किया जाता था। प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि इसी काल के थे। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जो पाणिनि है, इनका संबंध किस काल से रहा है? ध्यान रखिएगा, नंद वंश से या फिर नंद जो शासन था इसके तहत ही आते थे, और इससे ही इनका संबंध रहा था। क्लियर है? नंद राजाओं ने एक राजशाही की स्थापना की जो नौकरशाही और एक मजबूत सेना पर आधारित थी। उनकी विजयों ने भारत के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 7वां संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम है, किससे संबंधित है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति जो है, इससे संबंध इसका हो जाएगा 7वां संवैधानिक संशोधन का। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को बढ़ावा दिया। यानी कि जब भी आपने देखा होगा कई बार एक ही व्यक्ति को 2 अलग अलग राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, अतिरिक्त प्रभार उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो वो जो दिया जाता है 7वां जो संवैधानिक संशोधन है, इसके तहत ये दिया जाता है। क्लियर है? 1956 में ये संशोधन जो है किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 7वां संवैधानिक संशोधन जो है उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी प्रदान करता है। इसने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया था। तो ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा गाइस बता रहे थे कि 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन बना था, बट उन्हें ये एग्जैक्ट नहीं बता पाए, वो याद नहीं रहा उनको कि ये क्या पूछा गया था इसमें। तो हमने डिटेल यहाँ पर डाल दिया। देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता जो दर है ये 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9%, जबकि महिला साक्षरता दर जो है ये 64.6% है। शहरी साक्षरता दर 84.1% है, जबकि ग्रामीण साक्षरता जो दर है ये 67.8% है। जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है और आजादी के बाद 7वीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला था? यह क्वेश्चन इस तरह से आपका हो सकता है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण। बद्रीनारायण को उनके हिंदी कविता संग्रह तुम दी के शब्द के लिए यह जो पुरस्कार है दिया जाएगा, यानी गया है 2022 में। और यह वह वर्तमान में जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्था इलाहाबाद के निदेशक है। वह एक प्रसिद्ध हिंदी कवि है और उनके कुछ प्रसिद्ध कविता संग्रहों में खुदाई में हिंसा, शब्द दियम और सच सुने का दिन है ना, तो ये शामिल है। उनकी कविताओं का अंग्रेजी, बंगाली, उड़िया, मलयालम, उर्दू और अन्य कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण ये देता है आर्टिकल 15। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 15 में इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट बेसिकली आपको दिए गए हैं। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है, कोई भी नागरिक धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी दिव्यांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्व संहिता कब लागू हुई? यह क्वेश्चन इस तरह से भी आपका हो सकता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2006 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006 कहा जा सकता है और इसका जो विस्तार है पूरे उत्तर प्रदेश तक है। यह उस तारीख को लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और अलग अलग क्षेत्रों के लिए या इस संहिता के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग अलग तिथियां नियत की जा सकती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे बाद में संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे नवंबर 2012 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1953 में मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1953 में मैथिली शरण गुप्त को। देखिए 1953 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी कृति भारत भारती 1912 में ही आई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में ये काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ही आपसे बन जाए कि राष्ट्रकवि जो थे, राष्ट्रकवि की जो उपाधि दी थी मैथिली शरण गुप्त को, ये किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। इसके अलावा गाइस करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस बने, बता रहे थे कि 2018 का करंट से क्वेश्चन बना है, वो एग्जैक्ट उनको याद नहीं था। 2023 का भी करंट से क्वेश्चंस बना था, वो भी उनको याद नहीं रहा है कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था। बट आप करंट अफेयर देख लीजिएगा, गिने चुने क्वेश्चंस एक दो आपको देखने को मिल रहे हैं। हमने एग्जाम टाउन चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस में आपको कवर करवा रखा है, एक ही वीडियो में पूरे 2023 का करंट अफेयर कवर करवा रखा है, तो आप देख कर जाइएगा, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को 2003 में कौन सा साहित्य पुरस्कार मिला था? इस तरह से क्वेश्चन था। हो सकता है ये डेट यहाँ पर जो चेंज है 2003 दे रखा है, इसकी जगह कोई ईयर है, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसलिए इसका राइट आंसर बता पाना पॉसिबल नहीं है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे। सुमित्रा नंदन पंत एक भारतीय कवि थे, हिंदी भाषा के सबसे प्रसिद्ध 20वीं सदी के कवियों में से एक ही माने जाते थे। वह अपनी कविताओं के रोमानियत के लिए जाने जाते थे, जो प्रकृति, लोगों और भीतर की सुंदरता की से प्रेरित थी। पद्म भूषण इनको मिला था 1961 में, 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था और 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 पुरस्कार इनको दिए गए थे, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन के तीसरे नियम में यह कहा गया है कि जब दो निकाय परस्पर क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं जो परिमाण के बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। इसके अलावा तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम है ये क्या कहता है? यदि किसी पिंड पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो वह उसी अवस्था में या गति की अवस्था में रहता है जो उसकी वर्तमान अवस्था है। या तो वो अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, और अगर गतिशील है तो समान गति से गतिशील वो रहेगा वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट ऑफ लॉ कहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में भारत में पारित किया गया था। अधिनियम भारत में दहेज लेने या देने पर प्रतिबंध लगाता है और अपराधियों के लिए दंड प्रदान करता है। अधिनियम को दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, जो भारत में एक सामाजिक बुराई है जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होता है। अधिनियम भारतीय पुलिस और कानून प्रणाली द्वारा लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जी का मान आपको बताना है, जी का मान कितना है? 9.8 ms की घन 2 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण एक निर्वात में एक वस्तु का मुक्त पात के दौरान त्वरण है। यहां गति में स्थिर वृद्धि है जो विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। गुरुत्व त्वरण को जी द्वारा दर्शाया जो बेसिकली जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन है आपका, एक लड़का 2 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से 120 N के वजन के साथ एक बॉक्स उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है कितना होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा 120 × 2, तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 240, तो यानी कि 240 जूल आपका यहां से हो जाएगा आंसर। क्लियर है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल की दिशा के साथ विस्थापन का कारण बनता है, तो उसका जो बल है उस बल द्वारा कार्य को, यानी कि उस बल द्वारा कार्य को कहा जाता है। और एक बल द्वारा कार्य किया गया है ना, किया गया कार्य विस्थापन की दिशा में ब्लॉक पर लागू बल के घटक के उत्पादन या उत्पाद और इस विस्थापन के परिणाम के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है?
आर्टिकल 76 का जो संबंध है ये है भारत के महान्यायवादी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 इसके भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी की स्थिति से संबंधित है। 76 में उल्लेख है कि वह भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा या है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है और वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राथमिक वकील भी हैं। इसके अलावा गाइस विद्युत से क्वेश्चंस बनाए हैं आपका साइंस में। न्यूटन का नियम से क्वेश्चंस बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको न्यूटन का जो लॉ है ये कवर करवा दें। न्यूटन के नियम, न्यूटन का जो पहला नियम है ये आपको सबसे पहले समझना है। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और ये क्या बताता है, प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है तब तक या जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। यानी कि कोई भी अगर पिंड है उस पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है तब तक वो उसी स्थिति में बना रहेगा। अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा समान गति से, और अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाए जाए, है ना। इसके अलावा दूसरा जो नियम है ये क्या कहता है, न्यूटन के दूसरे नियम में कहा गया है कि निरंतर द्रव्यमान के लिए बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल भी समय में प्रति परिवर्तन संवेग में परिवर्तन के बराबर है। इसके अलावा न्यूटन की गति के तीसरे नियम में कहा गया है कि हर कार्य के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, हर कार्य के लिए, ध्यान रखिए। और इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के तीसरे नियम को। तो ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका क्वेश्चन बना है। आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछा है तो कूलाम ये होता है। आवेश की एसआई इकाई जो है कूलाम है, इसे सी से निरूपित किया जाता है। कूलाम को 1 एम्पियर धारा द्वारा 1 सेकंड में वहन की गई विद्युत की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। आइंस्टीन से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, आइंस्टीन से अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये किसका एसआई मात्रक है। इस तरह से एग्जैक्ट ये जो आपको मिसिंग दिख रहा है इसमें डेटा, ये हमें नहीं मिल पाया है, उनको भी एग्जैक्ट याद नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा किस तरह का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा इनमें से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी आपका थोड़ा सा इसमें भी मतलब पूरा ये एग्जैक्ट याद उनको नहीं रहा है। और गाइज आपको पता है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से जो जितने याद रह पाते हैं उतने ही वो बता पाते हैं। तो आपका भी अगर एग्जाम है तो आप भी हमें जरूर से क्वेश्चन बताएं ताकि हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। अगला क्वेश्चन है, यदि हम दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दे तो क्या होगा। यदि दो पिंडों के बीच की जो दूरी होगी उसको अगर दोगुनी कर दी जाए तो आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, करंट को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है आपका कि विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है। एमीटर ये होता है। एमीटर का उपकरण एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ को धारा मापने के लिए किया जाता है। यह दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा को एम्पियर में मापता है। अगला क्वेश्चन है, करंट का हर्मेस वैल्यू क्या है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बना है, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो यह गति का तीसरा नियम है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है नाव पीछे की ओर चली जाती है। यह जो उदाहरण है न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है और यही क्रिया और प्रतिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि जब भी क्रिया होगी तो उसके अपोजिशन में प्रतिक्रिया भी होगी, है ना। तो इसी तरह का ये नियम है, गति का तीसरा नियम इसको कहते हैं। नाव पर आदमी का एक धक्का एक बल है और नाव आगे की दिशा में आदमी पर समान बल लगाती है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। तो यहाँ पर आगे की तरफ क्रिया हो रही है और पीछे की तरफ सेम अपोजिट में उसके प्रतिक्रिया हो रही है। तो इसको क्रिया और प्रतिक्रिया का भी बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो वेबर ये होती है, वेबर। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई में चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम कहता है कि क्या कहता है, V बराबर IR, है ना। तो ओम का नियम कहता है यदि चालक की भौतिक स्थिति समान रहती है पदार्थ आयाम और तापमान तो चालक के माध्यम से बहने वाली धारा यानी कि I विभवांतर V के अनुपातिक होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर गाइस जीके जीएस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस मिले सारे हमने कवर करवा दिए। अब हमें हिंदी के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, हम कवर करते हैं। उसके बाद में मैथ्स रीजनिंग को कवर करेंगे। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम से क्वेश्चन आपका बना है। ये कुछ टॉपिक है, उसके बाद में क्वेश्चन कवर करेंगे। काल से क्वेश्चन आपका बना है, विशेषण से क्वेश्चन आपका बना है, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आपका बना है, विलोम शब्द से क्वेश्चन बना है, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन आपका बना है। अचल से क्वेश्चन बना है, अचल का समानार्थी शब्द क्या है। तो सेल यह होता है, अचल का समानार्थी जो शब्द है सेल है। अचल के अन्य पर्यायवाची शब्द है जैसे कि नभ, भूधर,
महीधर, नगपति, शिखर, अद्रि, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़ और गिरी, ये सभी जो है अचल का पर्यायवाची शब्द है, तो इनको देखा जाए आगे आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर है। इसके अलावा मुहावरे से भी क्वेश्चन आपका बना है, लोकोक्तियां आपकी पूछी गई, लोकोक्तियां मुहावरे से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। छेरी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, छेरी का पर्यायवाची जो शब्द है ये होता है बकरी, छागी, अजा आदि, ये जो है छेरी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी साहित्य का जन्म किसके द्वारा हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। पूरन सिंह 1881 में पोतोहार में, अब पाकिस्तान में, एक आहलूवालिया परिवार में पैदा हुए। आधुनिक पंजाबी कविता के संस्थापकों में से एक के रूप में विश्व स्तर पर प्रशंसित ये हैं। अगला क्वेश्चन है, जुगनू का पर्यायवाची क्या है, तो खद्दोत, सोन किरवा, पट बिजवा बिजना यानी कि और भग जोगिनी, ये सभी जो है जुगनू का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया साहित्य से, देखिए साहित्य जो है इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांजा का तत्सम क्या होता है, तो भारत जो होता है, ध्यान रखिएगा। सारंग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस तरह से था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ही नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो तीतर बितर होना, 3 तेरा होना, ये इसका अर्थ होता है। कारक से क्वेश्चन आपका बना है, वाच्य से आपका क्वेश्चन बना है, एक शब्द से क्वेश्चन आपका बना है, ऑलरेडी आपको बता चुके, शुद्ध वाक्य वाले क्वेश्चन बने, छंद से क्वेश्चन बना है, अलंकार से बना है और योजक चिन्ह से भी क्वेश्चन आपका बना है। तो यहां पर कुल मिलाकर आपको हिंदी में पूरा का पूरा पैटर्न पता चल चुका है कि किस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। बात करें मैथ्स में, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन है, समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है आपके, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन है, एसआईसीआई से 4 से 5 क्वेश्चन है, औसत से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, आयु से क्वेश्चन बने हैं, रेलगाड़ी से बने हैं और 2D और 3D से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। रीजनिंग में बात करें, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन बने हैं, सीरीज से क्वेश्चन आपका बना है, 5 से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बना है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछा गया, पजल भी आपकी लगातार देखने को मिलते हैं, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन बनाए, मिरर इमेज से क्वेश्चन बनाए, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन बनाए, कैलेंडर से बनाए और अल्फाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन बनाए। तो यहां पर हमने चारों सब्जेक्ट का आपको कवर करवा दिया है कि किस तरह से आज फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर रहा है और काफी हद तक आपको आइडिया लग चुका है कि किस तरह का आपका पैटर्न रहा है और लगातार हम आपको इस तरह के वीडियोस देते आ रहे हैं और लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपको जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो से आप और अच्छे से पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।